Dear student of standard 9th, welcome back once again, and today we will continue with our chapter number 10, that is organs of government. This is part 2. Part 1 we had covered all many such things like legislative, executive, judiciary. We had also cover up the legislature part where we had seen the Lok Sabha, Rajya Sabha. Okay, so many things we had cover up in our first session. Now we will move toward the second part. Okay. Well, this topic we already covered, but since again repeat है, so I am just giving you time to just go through that topic and then I will explain. Read out. Okay, done. Now, अब हमारा क्वेश्चन आता है कि एक बिल कानून कब बनता है. तो ये हम लोग पहले ही जानते हैं कि पार्लियामेंट में जब कोई भी कानून बनता होता है पहले वो बिल बनता है, एंड वो बिल आता है 3 बार उसकी रीडिंग होती है, उसको लोकसभा राज्यसभा से पास होने के बाद वो प्रेसिडेंट के पास जाता है. प्रेसिडेंट जब उन्हें साइन करते हैं तभी जाकर वो कानून बनता है. ओके, तो कोई भी प्रपोजल होता है उसको बिल कहा जाता है, क्योंकि वो बिल है अभी एक तरह का प्रपोजल किया गया है. पार्लियामेंट के काम क्या होता है कि जो पुराने कानून है बिल्कुल जो किसी काम के नहीं रहे उसको हटा देना. एग्जिस्टिंग कानून जो चल रहे हैं उसके अंदर चेंजेस करना है, अमेंडमेंट करना है तो वो कर सकते हैं. ठीक है. अब बिल जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल. ठीक है. ऑर्डिनरी बिल यानी जो नॉर्मल कानून आते हैं. मनी बिल जो बजट से रिलेटेड होता है, जो हमारी गवर्नमेंट को हर साल पास ऑन करना पड़ता है. अब बिल है ना किसी भी हाउस में पहले आ सकता है. इट कैन बी एंटर थ्रू द लोकसभा, आइदर इट कैन बी एंटर थ्रू द लोकसभा राज्यसभा ऑल्सो. But once it enter in the Rajya Sabha, then it is supposed to be passed from the Rajya Sabha as well as then it goes to the Lok Sabha. अगर कोई बिल पहले लोकसभा में आता है उसको वहाँ से पास होना पड़ेगा, then it goes for the राज्य सभा. ओके, इस तरह से चीज़ें होती हैं. अब बिल जो है वो कोई भी एमपी कर सकता है. अब अगर किसी बिल को लेके अगर पार्लियामेंट में डिस्प्यूट है तो प्रेसिडेंट जॉइंट सेशन भी बुला सकते हैं. ओके, एंड उसको चेयर कौन करेंगे? स्पीकर, नॉट वाइस प्रेसिडेंट. ओके, जो हमारे चेयरमैन होते हैं. एंड बिल मेजोरिटी से पास ऑन हो जाता है. सपोज करते हैं एक बिल पहले लोकसभा में आया, उसमें किसी ने बोला कि ये चेंजेस कर दो तो हम लोग पास कर देंगे, तो उन्होंने चेंजेस कर दिया. राज्यसभा में जाके बोल रहे हैं कि नहीं ये हम लोग पास नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमको इसमें ये चेंजेस करने हैं. तो लोग मान गए, वापस से फिर लोकसभा में जाएगा, लोकसभा में पास होगा, वापस से राज्यसभा में आएगा, एंड राज्यसभा को जब होगा तब जाके वो चेंज कर देंगे. इवन यही चीज़ प्रेसिडेंट भी कर सकते हैं. प्रेसिडेंट भी किसी बिल को साइन करने से मना कर सकते हैं और कहेंगे कि मुझे ये चेंजेस करने हैं, हो सकता है. ओके, आगे बढ़ते हैं. प्रोसीजर ऑफ एन एक्ट ऑफ बिल, ऑर्डिनरी बिल, मनी फाइनेंस, जो भी हमने बात की वही होती है. इसमें यूजुअली हम लोग 3 रीडिंग्स करते हैं. जो पहली रीडिंग होती है उसमें यूजुअली बिल का टाइटल पढ़ा जाता है, वो बिल किस ऑब्जेक्टिव से लाया गया है वो हम लोग डिसाइड करते हैं. जो चेयरमैन हो या स्पीकर हो उनकी परमिशन पहले तो किसी भी बिल को प्रेजेंट करने से पहले हमको प्रेसिडेंट की परमिशन लेनी पड़ती है. प्रेसिडेंट भी देखेंगे ना कि भाई ये कोई पार्लियामेंट का इस मैटर है तो कोई फालतू टाइम पास वाली चीज़ें ना आए. ओके, एंड यूजुअली फर्स्ट रीडिंग में जनरल इन्फॉर्मेशन और उस रीज़न उसको क्यों इंक्लूड किया जा रहा है वो बताया जाता है. ठीक है. यहाँ पर फिर उस पर डिस्कशन होता है, बिल को अच्छे से एग्जामिन किया जाता है, उसको देखा जाता है कि कहीं से मतलब ये पब्लिक के लिए कोई ख़राब चीज़ तो नहीं है. और अपोजिशन पार्टी तो नॉर्मली हमेशा विरोध करने के लिए ही बनी है इंडिया में. ओके, एंड देन सेकेंड रीडिंग में एक पॉइंट का डिस्कशन होता है. ठीक है. और ऐसे तो कोई मतलब इतना ज़्यादा डिस्कशन नहीं होता है, बट एक कमेटी बना दी जाती है जो इसको पूरे अच्छे से एग्जामिन करती है. और फिर थर्ड रीडिंग के अंदर उसमें जितने भी चेंजेस होते हैं वो सब कुछ कर लिए जाते हैं. ओके, एंड फाइनली ये प्रेसिडेंट के पास साइन होने के लिए जाते हैं और प्रेसिडेंट अगर साइन कर देते तो कानून बन जाता है. मगर मान लो लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा में गया, लेकिन राज्यसभा वाले बोल रहे हैं कि नहीं ये बिल में हमको ये नहीं अप्रूव करना है, तो उसके लिए उनको रीज़न बताने पड़ेंगे. ओके, एंड इन केस वो वापस से लोकसभा में जाएगा. और अगर ऐसा कोई बिल 6 महीने से ज़्यादा घूमता रहा तो वो बिल ऑटोमेटिकली डिसअप्रूव हो जाएगा. ठीक है.
और जब भी जॉइंट सेशन आता है तो लोकसभा वालों को ज़्यादा एडवांटेज होता है क्योंकि उनके नंबर ज़्यादा हैं। राज्यसभा में जहाँ पर 250 मेंबर्स हैं वहाँ पे लोकसभा में 545 मेंबर्स हैं। चलिए, जब मान लो प्रेसिडेंट के पास बिल आता है तो प्रेसिडेंट के पास क्या क्या ऑप्शन होते हैं? वेल, प्रेसिडेंट के पास 3 ऑप्शन होते हैं। पहली बात, बिल आया, ठीक है, उन्होंने पेन उठाया और साइन कर दिया, मतलब प्रेसिडेंट ने बिल को अप्रूव कर दिया, तो पहला तो ये ऑप्शन हो सकता है। सेकेंड, ही कीप बिल विद हिम, अपने पास वो बिल रख लेंगे, पर क्यों रख रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा है मुझे, ठीक है। या तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट, ही सेंड द बिल बैक टू द पार्लियामेंट फॉर रिकन्सिडरेशन, यानी प्रेसिडेंट से रिजेक्ट कर रहे हैं और उनमें वो कह रहे हैं कि इसमें मुझे इतने 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 चेंजेस चाहिए। फर्स्ट समझ में आ रहा है कि साइन किया, अप्रूव। थर्ड में डिसअप्रूव कर रहे हैं, ये चेंजेस करो तो मैं अप्रूव करूँगा, साइन करूँगा, हो गया। तो अपने पास बिल क्यों रख लेते हैं, ये मुझे सेकंड वाला मैं कभी नहीं समझ पाऊँगा। आप भी समझने की कोशिश मत करो, प्रैक्टिकली ये चीज़ें लगती ही नहीं है कि सारा रख लेते होंगे। अब एक बिल जो होता है वो पहले गवर्नमेंट गैजेट्स को अब भेजा जाता है। गैजेट्स यानी जो हमारे यूपीएससी आईपीएस जो होते हैं इनके पास ही जाता है, और इसको कैसे पब्लिक में इम्प्लीमेंट करना है वो उसका एक फ्रेमवर्क बनाते हैं। अपने सारे जितने भी ऑफिसर्स होते हैं उनकी एक क्लास लेते हैं और फिर उसको एक तारीख से लागू कर दिया जाता है। इसको हम लोग एनफोर्समेंट कहेंगे, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, डेट इज़ द, एक बिल जो है वो जब भी लाया जाता है तो उसको मतलब हाउस से पास होना पड़ता है, तो उसको हम लोग कहेंगे मेजोरिटी, ठीक है। तो उसको मेजोरिटी क्लेम करनी पड़ती है। कुछ कुछ मैटर्स में तो ये मेजोरिटी 2/3 हो जाती है, डेट मीन 66%, ओके। अगर बिल सेंट्रल लेवल का है, ठीक है, हम लोग सीधी सी बात करते हैं कि मान लेते हैं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, डोंट टेक इट पर्सनल। गोवा स्टेट है, कुछ लोग कह रहे हैं कि गोवा की तो पॉपुलेशन 20 लाख भी नहीं है, तो क्यों स्टेट बना रखा है, यूनियन टेरिटरी बना दो। तो इसके लिए क्या होगा, 2 जगह से बिल पास होगा। एक तो पार्लियामेंट के पार्लियामेंट में होगा, लोकसभा राज्यसभा, एंड प्रेसिडेंट साइन करेंगे। एंड दूसरा होगा कहाँ पर, यस, गोवा के असेंबली में, ठीक है। तो यहाँ पे 2 जगह पे होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपके लिए मुझे पैराग्राफ रीड करना ही पड़ेगा, ओके। When a bill is amended by the constitution and presented in any house of the parliament, it has to be passed with a majority number of the member and that by 2/3 of the member presented for voting. If the bill pretended to be matter in the related to the center or the state, it require permission more than half of the legislative assembly of the state. तो देखो, जब ये बिल यूजुअली गोवा में पास होगा ना, कि गोवा को अब यूनियन टेरिटरी बना देते हैं, तब वहाँ पे ओनली 50% मेजोरिटी की ज़रूरत पड़ेगी, उसको हम लोग सिंपल मेजोरिटी कहेंगे। लेकिन स्पेशल मेजोरिटी कब होती है, जब 2/3 लोग उस पर एग्री करें, ठीक है। चलो, अब आता है मनी बिल। मनी बिल की बात करें ना तो ये पहले लोकसभा में ही आता है। देखिए, ऑर्डिनरी बिल तो कहीं से भी आ सकता है, राज्यसभा से भी आ सकता है, लोकसभा से भी एंटर हो सकता है, लेकिन मनी बिल जो है वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा से ही आएगा, ठीक है। इस बिल में अगले साल के सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं कि गवर्नमेंट टैक्स स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस कर रही है, गवर्नमेंट कहाँ पर कितना स्पेंड करेगी, कितने कहाँ से इनकम जनरेट होगी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखी जाती हैं, ओके। एंड ये यूजुअली 28 फरवरी के आसपास आता है, ठीक है। तो इस बिल में सारे डिस्कशन होते हैं मनी बिल का कि हम लोग ये चेंजेस करेंगे। फिर बाद में सारे बजट डिस्कस किए जाते हैं कि हम लोग इतना खर्चा करने जा रहे हैं, यहाँ पर इतना खर्चा होगा, ठीक है। जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में इतना पैसा डालेंगे, साइंस में रिसर्च में इतना डालेंगे, कोविड हुआ है तो सिटीज़ में हॉस्पिटलों की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तो हम लोग हॉस्पिटल पे इतना खर्चा करेंगे। तो ये सारा डिस्कशन लोकसभा में होता है, ठीक है। एंड बाद में सब लोग लोग अपने सजेशन देने के लिए यहाँ पे इंडिपेंडेंट होते हैं कि नहीं, इसकी जगह अगर हम लोग ये करें तो वो भी हो सकता है। इसके अलावा टैक्स के भी अलग से रेट्स दिखाए जाते हैं कि ये
टैक्स कितना भरना रहेगा। फॉर एग्जांपल अभी 5 लाख तक तो कोई टैक्स भरने का है नहीं, तो शायद उसकी लिमिट वो लोग बढ़ा दें, कम करें, जो भी है वो सब कुछ डिस्कशन होता है। एक बार कोई बिल अगर ये जो मनी बिल है एक बार लोकसभा में अप्रूव हो जाता है, बाद में फिर राज्यसभा में जाता है और राज्यसभा को एनी हाउ इसको 14 डेज में वापस भेजना पड़ता है विद सजेशन। अब लोकसभा वाले इस सजेशन को माने या ना माने ये उनकी मर्जी है, इसलिए मनी बिल के मामले में लोकसभा के पास ज़्यादा पावर है कंपेयरिंग टू द राज्यसभा। हाँ, राज्यसभा इसमें एक ही चीज़ कर सकता है और वो है अपने सजेशन देना। ठीक है, अगर फाइनेंस मिनिस्टर को लगे अरे यार ये चीज़ मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई, ये चीज़ तो मुझे इंक्लूड कर लेनी चाहिए, तो वो ये चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं। सो बस ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल में सिर्फ इतना ही फ़र्क होता है, यहाँ पे लोकसभा के पास ज़्यादा पावर होता है मनी बिल में। ओके, चलो इसके अलावा पार्लियामेंट के अंदर सोशल, इकोनॉमिक और फॉरेन मैटर्स भी डिस्कस किए जाते हैं। से फॉर एग्जांपल मान लो सीरिया में कोई टेररिस्ट अटैक, कोई मतलब आतंकवादी हमला हुआ है, तो आके इंडियन लोगों की सेफ्टी के लिए फॉरेन मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इवन हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, ब्यूरोक्रेट यानी IAS IPS जितने भी होते हैं, उनकी भी नॉर्मली मीटिंग होती रहती है। एंड बिना संसद की परमिशन के कोई भी नया टैक्स इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता। ओके, तो पार्लियामेंट की परमिशन तो लेनी पड़ेगी। इन शॉर्ट पब्लिक को पहले ही पता होता है कि हमारे साथ क्या होने वाला है, हमसे कितना टैक्स वसूला जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हाउस जो होता है वो एक कस्टोडियल होता है पब्लिक फंड का, यानी हम लोग जो पैसे गवर्नमेंट को देते हैं। अब ऐसा भी हो सकता है सारे मेंबर और पार्लियामेंट मिलकर उससे जल्द से करें, लेकिन पार्लियामेंट उस चीज़ को अपनी कस्टडी में रखता है और एग्जीक्यूटिव बॉडी भी उसके अंडर में आती है। ओके, इसके अलावा प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इलेक्शन चीफ कमिश्नर, ऑडिटर जनरल, बराबर, इनकी ये अगर कोई भी मिसबिहेव करते हैं तो इनको यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। एक बार फिर से मैं जो समझा रहा हूँ आपको वो है इम्पीचमेंट। बिल्कुल पैराग्राफ के लास्ट में देखो, बिलो माई इमेज, अब मेरा फोटो के नीचे आप देख सकते हो इम्पीचमेंट लिखा है। एग्जाम में आएगा एक्सप्लेन इम्पीचमेंट, तो आपको बस इतना याद रखना है, पार्लियामेंट में अगर हमको प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, चीफ ऑफ इलेक्शन कमीशन, ऑडिटर जनरल, अगर ये कहीं पे भी कुछ गलत काम करते हुए पाए गए तो इनको जो हटाने का जो प्रस्ताव होता है वो जो हमारे पार्लियामेंट में आता है, इसी को हम लोग इम्प्लीचमेंट कहेंगे। आई होप आपको ये इम्प्लीचमेंट समझ में आ गया होगा। नाउ लेजिस्लेचर एट द स्टेट लेवल। सी फ्रेंड्स, स्टेट लेवल, अगर आपको सेंट्रल लेवल का लेजिस्लेचर समझ में आ गया है ना, तो स्टेट लेवल में कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी, बहुत सिंपल है। ओके, फॉर माई कन्वीनियंस आई वांट कि आप लोग ये जो मेरी इमेज के ऊपर जो 500 लिखा है ना, ओके, हाँ अब ठीक है, इसके ऊपर का आप रीड कर लो। ओके, नाउ सी, लेजिस्लेटिव असेंबली हर स्टेट में होती है, बट लेजिस्लेटिव काउंसिल कुछ लिमिटेड स्टेट्स में ही होती है। ठीक है, तो हर स्टेट में इंडिया में लेजिस्लेटिव असेंबली है और लेजिस्लेटिव असेंबली उस स्टेट का लोअर हाउस होता है। अब बात करते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल। ज़्यादातर स्टेटों में लेजिस्लेटिव काउंसिल होता ही नहीं है, सिलेक्टिव हाउस में ही होता है, और ये सिर्फ बिहार, महाराष्ट्र, ओके, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश एंड तमिलनाडु। सो 1 2 3 4 5 ऐसे सिर्फ इंडिया में 5 स्टेट्स हैं। आप ये पाँचों को अंडरलाइन कर लेना एंड इसको आप याद रखना है। तो ये वो स्टेट है जहाँ पे 2 हाउसेज हैं, अदरवाइज सब जगह सिंगल हाउसेज है, यूनिकैमरल है, बाई कैमरल नहीं है। टॉकिंग अबाउट गुजरात, गुजरात हैव ओनली लेजिस्लेटिव असेंबली नॉट लेजिस्लेटिव काउंसिल। ओके, किसी भी स्टेट की जो सीट्स होती है ना वो 60 से नीचे नहीं होनी चाहिए और 500 से ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए। ओके, अगर हम बात करें तो राइट नाउ गुजरात में टोटल 182 सीट्स हैं। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट द क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो जैसे लोकसभा के मेंबर के लिए कुछ एज डिफाइन था, वैसे यहाँ पर ही है, लगभग सेम ही है। देखो, सिटीजन इंडियन होना चाहिए, सेकेंड उनकी एज 25 या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, क्रिमिनल नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, यहाँ पे वो लोग लिखना भूल गए हैं बट आप लोग उसको भी ऐड कर सकते हो। ओके, अब बात करते हैं टाइम पीरियड की। तो जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है ये भी परमानेंट हाउस नहीं होता है,
ये भी मतलब लोकसभा की तरह 5 साल के लिए काम करता है। अगर अनयूजुअल सिचुएशन ना आए तो, जैसे कि कोई बार कोएलिशन गवर्नमेंट होती है तो कुछ पार्टी सपोर्ट ले लेती है तो गवर्नमेंट पूरा 5 साल फंक्शन नहीं कर पाती है। वहाँ पे रियल हेड थे प्रेसिडेंट, लेकिन यहाँ पे रियल हेड है गवर्नर। ओके, एंड गवर्नर जो हैं वो अपनी टाइम टू टाइम रिपोर्टिंग करते रहते हैं प्रेसिडेंट को। एंड गवर्नर चाहें तो प्रेसिडेंट को लेटर लिख के स्टेट असेंबली को विड्रॉन भी कर सकते हैं। ओके, और वहाँ पे तब प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा, जिसको हम लोग कहेंगे राष्ट्रपति शासन। से मान लेते हैं कि इलेक्शन हुआ और कोई भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली और कोई भी साथ में गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए रेडी नहीं है, तब वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा। अभी मान लो एक स्टेट में 2 गवर्नमेंट मिलकर काम कर रही है, लेकिन एक ने सपोर्ट वापस ले लिया, तो मिनिमम नंबर्स अब नहीं रहे ना उनके पास। वो मिनिमम नंबर्स क्या है वो हम लोग स्टैंडर्ड 8 में पढ़ चुके हैं। ओके, तब प्रेसिडेंट रूल लग जाता है। नाउ जो मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के, वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स। अच्छा, लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ 5 स्टेट्स में हमारे पास लेजिस्लेटिव काउंसिल है। ओके, सो बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश एंड एक स्टेट था, आई थिंक आई एम मिसिंग, कर्नाटक। ओके, सो लेट मी गो, मुझे मैप से याद करने दो। महाराष्ट्र, उसके नीचे कर्नाटक, ठीक है, यूपी बिहार और तमिलनाडु लास्ट में। डन, चलो याद रहेगा। सो अगर आपको ऐसे स्टेट्स के नाम याद रखने ना, तो मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ। आप इंडिया का मैप लो, उसके ऊपर लिख दो स्टेट्स हैविंग लेजिस्लेटिव काउंसिल, और आप सिर्फ ये 5 स्टेट को सेड करके उस पर नाम लिख दो। पक्का बोलता हूँ कभी नहीं भूलोगे। अभी आपने देखा कि अभी मेरे दिमाग से जा रहा था कि कौन सा स्टेट था, फिर मैंने दिमाग में इंडिया का मैप बनाया। देखो, अब मैं क्लियर आपको बता भी सकता हूँ, क्या है, मैं वो स्लाइड में भी नहीं हूँ। सी ऊपर उत्तर प्रदेश और बिहार में, फिर मध्य प्रदेश, कर्नाटक भी पैरेलल स्टेट्स हैं, एंड नीचे तमिलनाडु में। डेट्स इट। तो वो ऐसे अगर आप मैप से याद रखोगे तो दिमाग कभी आपको भूलने देगा ही नहीं। तो ये मेमोरी टेक्निक्स हैं कुछ। ओके, सो लेजिस्लेटिव काउंसिल में आपको अगर जाना है तो आपके पास अच्छी मतलब एक क्वालिफिकेशन तो ज़्यादा बेटर है, जिसके आप कोई सीनियर टीचर्स हो, या आप ग्रेजुएट हो, या कोई गवर्नेंस के लोकल सेल्फ के एम्प्लॉय हो, तो इस तरह से आप जा सकते हो। वहाँ पे भी सेम जो राज्यसभा का क्राइटेरिया है वही है। 30 मेंबर्स होते हैं, 6 ईयर्स के लिए इलेक्ट होते हैं, हर 2-2 साल में रिइलेक्ट होते रहते हैं। ओके, और सेम वे जैसे मनी बिल वहाँ पे आता है, यहाँ पे भी मनी बिल आता है, एंड मनी बिल वहाँ पे प्रेसिडेंट साइन करते हैं, यहाँ पे गवर्नर साइन करते हैं। कोई भी कानून बनता है उसको हम लोग बिल कहते हैं, तो वहाँ पे प्रेसिडेंट साइन करते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में गवर्नर साइन करते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने जो पढ़ा वो था सारा का सारा लेजिस्लेचर। अब हम बात करेंगे एग्जीक्यूटिव की। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे सिर्फ इतनी चीज़ें याद रखनी है। गवर्नमेंट चलाने के लिए सेंट्रल लेवल पे प्राइम मिनिस्टर और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं। ओके, एंड इसके अलावा स्टेट लेवल पे सीएम और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं। इनके अलावा कुछ ब्यूरोक्रेट्स भी होते हैं, जो आईएएस आईपीएस लोग होते हैं, इनको हम लोग ब्यूरोक्रेट्स की कैटेगरी में रखते हैं। तो ये लोगों का काम होता है कानून को फॉलो करवाना, कानून लोग ठीक से फॉलो करें, ये इनका बेसिकली काम होता है। ठीक है, एंड नाउ तो जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो अलग अलग स्टेट्स में होते हैं, और 5 साल के लिए उनको एक गवर्नमेंट के साथ काम करना होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव ब्यूरोक्रेट वो जो होते हैं वो मतलब उनको भी मतलब अगर वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, मिसबिहेव कर रहे हैं, तो उनको भी उनके पोस्ट से हटाया जा सकता है। और देखो, पॉलिटिकल पार्टी तो क्या है, आती है और 5 साल में चली जाती है, लेकिन जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं ना वो परमानेंट होते हैं। उसको वो पोस्ट पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, आईएएस सिविल सर्विसेज की एग्ज़ाम क्लियर करनी पड़ती है, उनका एक्सपीरियंस होता है, एंड तब जाके वो लोग काम करते हैं। सो एक्चुअली में नाम भले मिनिस्टर का होता है, लेकिन सारा काम बिहाइंड द सीन ब्यूरोक्रेट्स ही कर रहे होते हैं। सेंट्रल लेवल पे भी प्रेसिडेंट हेड होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर काम करते हैं। सो फ्रेंड्स, एक नया टॉपिक आया है और बहुत ही काम का टॉपिक है, एंड इट इज़ अ प्रेसिडेंट। ओके, तो अगर आप मुझसे पूछोगे सर इंडिया का फर्स्ट सिटीजन कौन है, मैं बोलूँगा प्रेसिडेंट। ओके, इंडिया का फर्स्ट लेडी सिटीजन कौन है, तो वो उनकी वाइफ। ओके, सो
इंडिया का जो रियल हेड है ना वो प्रेसिडेंट है। ऑफकोर्स हम लोग प्राइम मिनिस्टर का नाम ज़्यादा सुनते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर भी प्रेसिडेंट के अंडर में ही काम करते हैं। ओके, एंड ये जो है वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रियल हेड है, ठीक है, एंड इज़ द फर्स्ट सिटीजन ऑफ आवर कंट्री। चलो, अगर आपको फ्यूचर में कभी प्रेसिडेंट बनना है तो प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? ओके, सो लेट अस डिस्कस। तो देखो, सबसे पहले अगर आपको इंडिया का प्रेसिडेंट बनना है तो उसके लिए पहली चीज़ जो असेंशियल है कि आप इंडियन सिटीज़न होने चाहिए। ओके, आपकी एज 35 इयर्स या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, चाहे 425 क्यों ना। ओके, आई थिंक आप लोग समझ गए। अब वो किसी भी हाउस के किसी भी मेंबर किसी भी मतलब हाउस के मेंबर नहीं होने चाहिए, जैसे कि लोकसभा, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल। ओके, इट वॉज हैपन विद द प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी एट दैट टाइम ही वॉज ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वो मिनिस्टर थे लोकसभा में, पर जैसे वो प्रेसिडेंट के लिए गए ना तो उन्होंने लोकसभा की पोस्ट से रिजाइन करना पड़ा। ओके, इज़ वन ऑफ द ग्रेट पर्सनैलिटी, वेरी सॉफ्ट हार्टेड पर्सन। ओके, सो ये भी हमारे प्रेसिडेंट रह चुके हैं। तो वही बातें हैं कि वो गवर्नमेंट का एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, और हाँ, प्रेसिडेंट के पास एक सुपर पावर होता है। वो सुपर पावर क्या है? जब भी कोई इंसान प्रेसिडेंट बना ना तो आप उसके अगेंस्ट में केस नहीं कर सकते। राइट नाउ रामनाथ कोविंद इज द प्रेसिडेंट, ठीक है। देखो, प्रेसिडेंट और गवर्नर ये दो ऐसे पोस्ट हैं जिनको स्पेशल राइट्स मिले हुए हैं। ये थोड़े नॉर्मल इंसानों से ऊपर वाली कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है, मैं आपको बताता हूँ क्या। देखो, एक इंसान है, अब उसने क्राइम किया है, उसने मतलब किसी का खून कर दिया है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने बोल दिया फांसी की सज़ा। उसने बोला नहीं नहीं नहीं, मैं इसके अगेंस्ट में फांसी के अगेंस्ट में मतलब अपील करनी है। हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट ने बोला फांसी की सज़ा। अब वो सुप्रीम कोर्ट में आएगा, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया फांसी की सज़ा। फाइनली अब उसकी जो फांसी की सज़ा जो माफ़ कर सकता है ना वो प्रेसिडेंट ही है। ओके, एंड प्रेसिडेंट चाहे तो उसकी फांसी की सज़ा तो रोक सकते हैं, इवन उसको फ्री भी कर सकते हैं, इतना पावर होता है। अब मैं एक बात बताऊं, मान लो मैं प्रेसिडेंट हूँ, आपने मेरे अगेंस्ट में केस किया, ठीक है, और मैं गया जेल में और मैंने लेटर लिखा, रिस्पेक्टेड प्रेसिडेंट प्लीज़ फॉरगिव मी, सो एंड सो, मैंने डिटेल भर दी और मैंने प्रेसिडेंट को भेज दिया। प्रेसिडेंट तो मैं ही हूँ ना, मैंने अपने आप को लिया और अपने आप को ही, अरे तो बेचारा अच्छा आदमी है, साइन कर दिया और बोले इसको फ्री करो। मतलब प्रेसिडेंट अपने आप को फ्री कर सकता है। हाँ, अगर उनका कोई पुराना स्कैम बाहर आ रहा है, कोई फर्जी डिग्री आ रही है या उन्होंने कुछ गलत काम किया है तो वो उस टाइम पे बच सकते हैं। बट फ्रेंड याद रखना, प्रेसिडेंट भी सिर्फ 5 साल के लिए होते हैं। 5 साल के बाद वो उनको तो फिर अरेस्ट किया ही जाएगा, लेकिन जब अपने टर्म में प्रेसिडेंट या गवर्नर हैं तब उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली अपने आप को माफ़ कर देंगे, है ना। तो कानून भी बहुत अटपटी चीज़ है, कभी कभी तो समझ के परे होती है। अच्छा, इनके पास सिर्फ ये पावर नहीं होते, और भी बहुत सारे पावर होते हैं। जब लोकसभा के इलेक्शन होते हैं ना तो जो प्राइम मिनिस्टर के साथ शपथ दिलवाते हैं, आपने सुना होगा, मैं नरेंद्र, फिर अपना नाम बोलते हैं नरेंद्र दामोदर मोदी, ईश्वर को साक्षी मान के प्रेसिडेंट बोलते हैं, उसके बाद फिर नरेंद्र मोदी रिपीट करते हैं। तो इस तरह से जो सेरेमनी चलती है प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करने की, प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करने का काम कौन करता है? प्रेसिडेंट, ठीक है। इवन प्राइम मिनिस्टर अपनी एक लिस्ट देता है कि भाई ये हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, तो प्रेसिडेंट उनको भी शपथ दिलवाते हैं। ओके, इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टाइम टू टाइम आते हैं और प्रेसिडेंट से रिपोर्टिंग करते रहते हैं। ओके, इसके अलावा प्रेसिडेंट जो है वो लोकसभा को कभी भी डिसॉल्व कर सकते हैं कि भाई हम संसद भंग कर रहे हैं, भले 2020 है, 21 के स्टार्टिंग में इलेक्शन होगा लोकसभा का, प्राइम मिनिस्टर ये भी कर सकते हैं, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। एंड इसके अलावा वो हमारे जो डिफेंस फोर्सेस है ना, जैसे कि नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, वो तीनों के हेड हैं। प्रेसिडेंट चाहे तो किसी भी कंट्री के अगेंस्ट में वॉर डिक्लेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो श्रीलंका हम पे कुछ ऐसी एक्टिविटी कर रहा है, हम पे अटैक कर रहा है,
तो कंट्री पे, किसी भी कंट्री पे वॉर डिक्लेयर करना, ये काम कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेंगे। ओके। इवन प्रेसिडेंट्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करते हैं, ठीक है, और हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करते हैं। इवन अटॉर्नी जनरल, सीएजी जो मतलब ऑडिट के हेड होते हैं, हमारे कंट्री के जो अलग अलग कंट्री में जो एम्बेसडर्स होते हैं उनको अपॉइंट करते हैं, ठीक है। तो प्रेसिडेंट के पास तो बहुत पावर है। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, किसी को भी माफ़ करने का है, ठीक है। किसी भी, और दोनों जो लोकसभा राज्यसभा जो हैं उन हाउसेस को इवन वो डिसॉल्व कर सकते हैं, उस सेशन बुला सकते हैं, एमरजेंसी में कभी भी बुला सकते हैं। इवन किसी कंट्री के अगेंस्ट वॉर तो कर सकते हैं, वो तो हमको पता ही है। प्रेसिडेंट के किसी भी फैसले को आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, ओके, नहीं कर सकते। प्रेसिडेंट का एक और काम होता है कि अलग अलग स्टेट्स में अगर गवर्नमेंट ठीक से काम नहीं कर रही है तो वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगाना, और वो उनको कौन बोलेगा लगाने के लिए? गवर्नर बोलेगा, ठीक है, गवर्नर। एंड प्रेसिडेंट चाहे तो गवर्नमेंट ऑफिसर्स की सैलरी कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो प्रेसिडेंट के पास सारे पावर्स हैं, एंड लेकिन ये सारे पावर्स जो इम्प्लीमेंट करवाता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है, एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सो बेसिकली प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या करते हैं? वो सारे पावर्स को इंजॉय करते हैं। ओके फ्रेंड्स, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द वाइस प्रेसिडेंट। जैसे क्रिकेट में नहीं कैप्टन का वाइस कैप्टन होता है, वैसे ही प्रेसिडेंट का वाइस प्रेसिडेंट होता है। अगर मान लेते जिसकी अभी यूएसए में हुआ था, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, तभी उनको कोरोना पॉजिटिव निकल गए थे, उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। तो अब अमेरिका को संभाल कौन रहा है? वाइस प्रेसिडेंट। ओके, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, जॉन टेम्पटन या फिर कमला, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, आप लोग गूगल करके देख लेना, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, आपको मिल जाएगा। ओके, तो उनकी जगह अभी डोनाल्ड ट्रंप की जगह वाइस प्रेसिडेंट कंट्री को कंट्रोल कर रहे हैं। सो वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट हो, तो इवन जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो हमारे राज्यसभा के भी चेयरमैन होते हैं, जिसे क्लास में मॉनिटर होता है। ओके, ओके, अब हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर की, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर क्या होता है ये तो हम लोग कुछ 2-3 साल से फील कर ही रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर जब आते हैं नोट बंद कर देते हैं, जब आते हैं लॉकडाउन अनाउंस कर देते हैं, है ना। तो ये होते हैं प्राइम मिनिस्टर, जो कंट्री के सेंट्रल गवर्नमेंट के रियल हेड होते हैं। ओके, इनका काम, ये जो होते हैं वो मेजोरिटी पार्टी, यानी जो इलेक्शन में जो पार्टी जीती है उसके हेड होते हैं, बीजेपी के हेड हैं अभी। एंड ये सारे मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं कि भाई एग्रीकल्चर मिनिस्टर ये मिनिस्टर संभालेगा, जो अलग अलग पोर्टफोलियो होते हैं ये उसमें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और टू टाइम उनकी रिपोर्टिंग करते रहते हैं। देश से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन यही लेते हैं। इवन जो पॉलिसी कमीशन है ये उसके भी एक तरह से हेड है, प्लानिंग कमीशन के, है ना। और ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर के अंदर में 3 टाइप के मिनिस्टर आते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर एंड डेप्यूटी मिनिस्टर, ठीक है। और ये सारे के सारे मेंबर्स प्राइम मिनिस्टर के अंडर में काम करते हैं, और ये लोकसभा के लिए अकाउंटेबल है। लोकसभा में कोई भी इशू होता है तो ये कोई भी मिनिस्टर आके अपना स्टेटमेंट देने के लिए फ्री है। प्राइम मिनिस्टर किसी भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कभी भी निकाल सकते हैं और कभी भी उसको एंटर कर सकते हैं, और जो रियल हेड होते हैं कंट्री के वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। भले नाम से प्रेसिडेंट है लेकिन सारे पावर्स अल्टीमेटली कौन देखता है? प्राइम मिनिस्टर ही देखता है। आई होप आपको ये सेशन आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा, मज़ा आया होगा। ओके, आई विश कि आप किसी कोई नियर फ्यूचर में प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट ज़रूर बने। ओके, आपको गुड लक के साथ मैं आपको बाय बोल रहा हूँ। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एट लास्ट